आज का टॉपिक है हमारा पर्थीज डिजीज। पर्थीज डिजीज का ही दूसरा नाम होता है हिप नेक्रोसिस। मतलब इसमें क्या होता है, हिप जो है वो सड़ने लग जाता है। तो और इसी को हम कहते हैं लैक क्लेवेव पर्थीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे पर्थीज डिजीज में होता क्या है, तो पर्थीज डिजीज में क्या होता है, जो हमारा हिप जॉइंट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। इस वजह से जो वो हिप की जो बोन्स होती है वो वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं। और यही प्रोसेस सेम होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस में। तो अगर आपसे कोई पूछे जब सब सेम है तो पर्थीज डिजीज और एवेस्कुलर नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में वही डिफरेंस है जो हमारा रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया में। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है, ओस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। इसी तरह जो पर्थीज डिजीज होती है, अगर ये हिप नेक्रोसिस की कंडीशन बच्चों में हो रही है तो उसको पर्थीज डिजीज बोल देते हैं, और अगर ये बड़ों में हो रही है तो उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोल देते हैं। तो मेन डिफरेंस यही होता है पर्थीज डिजीज और एवेस्कुलर नेक्रोसिस में। तो क्या होता है पर्थीज डिजीज, ये एक चाइल्डहुड कंडीशन होती है जो हमारे हिप को अफेक्ट करती है। और मैंने अभी बताया था इसमें क्या होता है, जो हमारे हेड ऑफ फीमर है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो वहां पे क्या हो जाती है, हिप नेक्रोसिस हो जाती है। और इसको हम लैक काल्व पर्थीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी मेन 3 स्टेज होती है, स्टेज ऑफ सिनोवाइटिस, स्टेज ऑफ ट्रेबिकुलर नेक्रोसिस एंड द स्टेज ऑफ हीलिंग। मतलब पहली स्टेज में क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड में क्या होता है, आपको पता है हिप बोन में ट्रेबिकुलर सिस्टम बनता है, तो जो ट्रेबिकुलर सिस्टम है वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग जाती है। मतलब वहां की जो बोन्स हैं वो सड़ने लग जाती है। और फिर थर्ड स्टेज में क्या होती है, स्टेज ऑफ हीलिंग में। इनको हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और मेनली ये किस एज ग्रुप में होती है, 5 to 10 ईयर्स के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा, इसमें हिप में पेन होता है और वो रेडिएट होके हमारे नी में आता है, और हिप में स्टिफनेस भी देखने को मिलती है। तो अब अगर हम पर्थीज डिजीज की स्टेजेस की बात करें तो इसकी मेन 4 स्टेजेस होती हैं। पहले इनिशियली क्या होती है, हिप सड़ने लग जाएगा, वहाँ उसको हिप बोन को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो सबसे पहले नेक्रोसिस होगी। फिर वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंट्स मतलब जो वहाँ की बोन है वो टूटने लग जाएगी। फ्रेगमेंट होने के बाद वहाँ पे रीओसिफिकेशन हो जाती है, एंड फिर लास्ट स्टेज होती है हीलिंग। सबसे फर्स्ट स्टेज है इनिशियल नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी फीमोरल हेड है उसको ब्लड सप्लाई वहाँ पे रप्चर हो जाती है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो वो एरिया है वो वहाँ पे इन्फ्लाम्ड हो जाता है। मतलब इन्फ्लाम्ड होगा तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स आएंगे, जैसे रेडनेस होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, पेन होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सब इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स आएंगे और पेशेंट को वॉकिंग में डिफिकल्टी आएगी। तो ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज, जब हिप पे नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और सेकंड स्टेज होती है फ्रेगमेंटेशन। ये कब आती है, ये हमारे इसके 1 to 2 ईयर्स के बाद आती है, जब हमारी जो बॉडी है वो रिमूव कर देती है डेड बोन को, और जो ये रिप्लेस करती है एक सॉफ्टर बोन से। तो इस फेज के दौरान क्या होता है, जो वीक बोन होती है हमारी, और जो हेड ऑफ फीमर होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक और कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारी सेकंड स्टेज में फ्रेगमेंटेशन में। अब थर्ड स्टेज है हमारी रीओसिफिकेशन। रीओसिफिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रोंगर बोन डेवलप हो जाती है और वे स्टार्ट करने लग जाती है, इसमें हेड ऑफ फीमर की शेप में आ जाती है। मतलब नाम से ही पता चल रहा है रीओसिफिकेशन, मतलब जो बोन है, जो नेक्रोसिस हुआ जिस बोन का, वो दोबारा से बनने लग गई। तो इस स्टेज में क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है और इसमें कुछ ईयर्स लग जाते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट स्टेज आती है हीलिंग की स्टेज। अब क्या होता है, फिर जो बोन होती है वो रीग्रोथ कंप्लीट कर लेती है अपनी, और जो फीमोरल हेड है वो लास्ट में फाइनल शेप में पहुंच जाता है। तो ये 4 स्टेज थी। अब आते हैं सिम्टम्स। तो अब मैंने पहले ही बताया था, तो इसमें ही पर्थीज डिजीज में सिम्टम्स क्या होंगे,
पेशेंट को हिप में पेन होगा, ग्रोइन रीजन में पेन होता है और वो हिप से पेन होके नी तक आता है, उसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी करते टाइम पेन होगा और जब रेस्ट के टाइम पे फिर रिलीव हो जाता है। मसल स्पाज्म देखने को मिलता है और हिप जॉइंट के अराउंड हमें इरिटेशन देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन के साइन आते हैं। हिप जॉइंट में स्टिफनेस देखने को मिलती है, ग्रोइन रीजन में स्टिफनेस मिलेगी, थाई में हिप नी के अराउंड स्टिफनेस मिलती है, हिप जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। अब ये जो पर्थिस डिजीज है और ये होती कैसे है, तो इसका मेन कॉज तो वही है, अननोन है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस वजह से हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो रही है, रुक रही है। तो इसका मेन कारण कॉज होता है, फिर जिसका कोई कॉज नहीं होता उसका पता है लास्ट में हम क्या मानते हैं कि जेनेटिक होता है। तो ये एक मेन कॉज होता है इसका जेनेटिक। तो अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले तो होता है एज, ये मेन कॉमन होता है 4 to 8 एज के पेशेंट में, और जो बॉयज़ में ये ज़्यादा कॉमन होता है 5 times, और जो वाइट पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसमें एज कम्पेयर टू ब्लैक। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे, इनिशियल स्टेज पे पहले एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे जब तक कुछ 1 to 2 month तक तो वो नॉर्मल रहता है, एक्सरे उसमें एक्सरे में सिम्टम्स नहीं दिखते, जब तक पेशेंट के सिम्टम्स स्टार्ट नहीं होते तब तक चेंजेस नहीं आते एक्सरे में। बट बाद में जैसे ही ये डिजीज ग्रो करती है तो एक्सरे में एविडेंट हो जाते हैं सिम्टम्स। फिर हम MRI करवाते हैं और बोन स्कैन करवाएंगे। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें हिप नेक्रोसिस की, तो वो क्या होती है, सबसे पहले जो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होती है। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होगी वो किसके थ्रू होती है, किसके द्वारा होती है, या तो हमारी वेन्स है जो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो रहा है, मतलब ब्लड क्लॉट बन रहा है, या फिर ओकुल्जन हो रहा है, आर्टरी में ओकुल्जन हो रहा है, इंट्रोसियस हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उन सब की वजह से वीन थ्रोम्बस बन गया, या फिर आर्टरी में ओकुल्जन हो गया। तो इन सब की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो फीमोरल हेड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। अब देख लो कोई भी आर्टरी है वो हेड तक ब्लड लेके जा रही है, मतलब यहाँ पे कोई भी ओकुल्जन वगैरह हो गया तो क्या होगा, हेड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस होगा और जो हमारी फीमोरल हेड है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो फिर अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, सबसे पहले तो पेन को रिड्यूस करेंगे। हमारा मेन एम यही होता है, पेन को कम करना, हिप रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना, और जो हेड पे जो हिप पे जो डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है उनको प्रिवेंट करना। तो जो हमारा ट्रीटमेंट का मेन फोकस यही होता है इसमें। तो क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे पहले तो कंजर्वेटिव मेथड देंगे। कंजर्वेटिव में क्या क्या दे सकते हैं, ट्रैक्शन दे देंगे, ब्रेसिस देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। फिर अगर पेशेंट कंजर्वेटिव मेथड से ठीक नहीं हो रहा तो उसको ऑपरेटिव देते हैं। ऑपरेटिव में देते हैं कॉन्टामिनेटेड ओस्टियोटमी, मतलब उस बोन को ही कट कर देते हैं। ये था हमारा पर्थिस डिजीज जो हमें बच्चों में देखने को मिलती है। तो फिर हमने और इसके बारे में क्या पढ़ा, इसकी स्टेजेस पढ़ी और सिम्टम्स देखे, कोजेज देखे, डायग्नोसिस देखी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी और ट्रीटमेंट पढ़ा। थैंक यू।